जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस सेट में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाला एग्जाम है वहां से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चंस है बहुत ही छाट कर लाया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में अति संभावित है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो पर फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? आपसे पूछा कि गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है, बताइए। रेड आंसर क्या हो जाएगा? रेड आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टैगोर ने यह गीत 1905 ईस्वी में लिखा था जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इस गीत में उन्होंने मातृभूमि बंगाल के प्रति प्रेम और एकता का संदेश दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। किस किस देश के? तो भारत का जो कि जनगण मन है और बांग्लादेश का जो कि अमार सोनार बांग्ला है। एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था उनके ग्रंथ गीतांजलि के लिए। बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी अभी इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था जो कि आनंद मठ से लिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? आपसे पूछा कि सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे, बताइए। रेड आंसर क्या हो जाएगा? तो रेड आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरगोबिंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सिखों के छठवें गुरु थे। सिखों के छठवें गुरु थे गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद जी सिख धर्म के छठे गुरु थे। उन्होंने अपने पिता गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे, ये जो थे गुरु अर्जुन देव ये सिखों के पांचवें गुरु थे। तो उन्होंने अपने पिता गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान के बाद गुरु पद ग्रहण की। उन्होंने मीरी और पीरी की परंपरा शुरू की। मीरी थी सांसारिक राजनीतिक शक्ति और पीरी थी आध्यात्मिक शक्ति। उन्होंने सिखों को केवल भक्ति नहीं बल्कि शक्ति और आत्मरक्षा का भी संदेश दिया। बाकी विकल्पों की बात करें तो गुरु अर्जुन देव अभी हम लोग पढ़े पांचवें गुरु थे। गुरु रामदास जो थे सिखों के चौथे गुरु थे। और गुरु अंगद की बात करें तो गुरु अंगद जो थे सेकंड नंबर के गुरु थे। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? आपसे पूछा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, बताइए। रेड आंसर क्या हो जाएगा? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई भारत के छठे प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और निशान ए पाकिस्तान क्या है? तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे कि हमारा भारत रत्न है। दोनों प्राप्त हुए हैं। भारत रत्न इन्हें 1991 में मिला और निशान ए पाकिस्तान 1990 में मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। रेड आंसर क्या हो जाएगा? रेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय स्थलों जैसे सांची, सारनाथ, बोधगया और तक्षशिला की खुदाई कर भारतीय इतिहास को वैज्ञानिक रूप से पुनर्स्थापित किया। यह संगठन आज भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? आपसे पूछा कि अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, बताइए। रेड आंसर क्या हो जाएगा? रेड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। अनुच्छेद 279 ए का संबंध वस्तु एवं सेवा कर परिषद से है। यह अनुच्छेद संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया था। जीएसटी परिषद का गठन 1 जुलाई 2017 को किया गया जब भारत में जीएसटी प्रणाली लागू हुई। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से जुड़ी नीतियां, दरों और नियमों पर सहमति बनाना। जीएसटी परिषद की संरचना क्या है? तो अध्यक्ष होते हैं जो कि भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं जो कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या कर मंत्री। बाकी विकल्पों की बात करें तो यूपीएससी जो है अनुच्छेद 315 से 323 तक संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक संबंधित और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है
वह पूछा है आपसे, भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? आपसे पूछा है कि भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। 7 वर्ष और उससे ऊपर, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष और उसकी अधिक आयु की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति 7 वर्ष उससे अधिक उम्र का है और किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, समझ सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। यह मानक जनगणना विभाग द्वारा अपनाया गया है। पहले 1951 जनगणना में यह सीमा 5 वर्ष और उसके अधिक थी, लेकिन 1991 से इसे 7 वर्ष और उससे अधिक कर दिया गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर की बात करें तो वो है आपका 74.04%। भारत का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष का जो साक्षरता दर है वो है आपका 82.14 और महिलाओं का है, कल भी अभी पढ़े थे, महिलाओं का है 65.46% है। सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल राज्य का है, सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार राज्य का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और जन स्वास्थ्य नीतियों पर कार्य करती है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसी संगठन की स्थापना की याद में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में कोलकाता में। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गीत गाया गया था। यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। बाद में यही गीत स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय गान बना। यह अधिवेशन दिसंबर 1911 में हुआ था, ठीक उसी समय जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उन्होंने दिल्ली दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के पुराने नोटों को अमान्य घोषित किया। इसे ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। इस निर्णय का उद्देश्य था काले धन पर रोक लगाना, नकली नोटों को खत्म करना, आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की रक्षा के लिए किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसआर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा यूएसआर यानी सोवियत संघ से ली गई है। सोवियत संघ में यह प्रणाली 1928 में जोसेफ स्टालिन के समय शुरू हुई थी। भारत ने स्वतंत्रता के बाद योजना आधारित आर्थिक विकास मॉडल अपनाया और 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया, जिसमें सोवियत शैली से प्रेरित होकर यह प्रणाली लागू की।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 67 में। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को हटाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृति ना दी जाए। हटाने का प्रस्ताव केवल उपयुक्त कारण के आधार पर हो सकता है। अनुच्छेद 67 के मुख्य बिंदु है कार्यकाल 5 वर्ष, त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे सकते हैं। हटाना प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 14 दिन का पूर्व नोटिस आवश्यक है। राज्यसभा में बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल और हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित। अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्य निष्पादन से संबंधित है। जो भी एक्स्ट्रा अनुच्छेद बताया जा रहा है या एग्जाम में पूछता है तो इनको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी कि रा के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराग जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पराग जैन को 1 जुलाई 2025 से आप पद ग्रहण करेंगे। बात क्या हो रही रा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को किया गया था। रा के पहले प्रमुख थे आर्यन काउ। रा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। IFSC यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। यह कोड भारतीय बैंकिंग प्रणाली में यानी EFT, RTGS, IMPS जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में उपयोग होता है। कोड की संरचना की बात करें तो पहले 4 अक्षर बैंक का नाम, 5वां अंक हमेशा 0 और आखिरी 6 अंक शाखा का यूनिक कोड होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो असम का बिहू लोक नृत्य प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में डगला, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा। डगला जो है ऑप्शन बी जो है यह गलत सुमेलित है। गुजरात में गरबा, यह भी सही है। उत्तराखंड में तपाली, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ में डगला गलत है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है पंडवानी, राउत नाचा, पंथी आदि है। डागला मान्य नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, यह एकदम सही है। बहामास की राजधानी नसाउ है, यह भी सही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यह भी सही है। कजाकिस्तान की ढाका दिया हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि गलत विकल्प है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, जिसे पहले नूर सुल्तान भी कहा जाता था। और ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। आपसे पूछा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 24वीं समांतर रेखा या भारत पाक युद्ध के समय संघ विराम रेखा से संबंधित है। डूरंड रेखा या भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा या भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सांची का स्तूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 200 का नोट 2017 में 200 का नया नोट 2017 में जारी किया। इसके पिछले हिस्से में रिवर साइड पर सांची स्तूप मध्य प्रदेश की तस्वीर छपी हुई है। सांची स्तूप भारत की बौद्ध कला और धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लाल किला या 500 के नोट पर इसका चित्र अंकित है। एलोरा की गुफाएं पर 20 रुपए का नोट चित्र अंकित है और मंगल यानी 2000 के नोट पर इसका चित्र
अंकित है? 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, या आप लोग बताइएगा। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है और 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव का चित्र अंकित है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा रंग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग होते हैं, ये होते हैं लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा रंग होता है, ये आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक प्रतीक में 5 इंटरलॉकिंग छल्ले होते हैं, ये रंग है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये रंग और सफेद पृष्ठभूमि मिलकर दुनिया के हर राष्ट्र के झंडे में उपस्थित रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप लोग के लिए एक टेस्ट है कि आप लोग बताइए 2024 का ओलंपिक खेल कहां हुआ था, 2020 का कहां हुआ था और 2028 का कहां होना है और 2032 का कहां प्रस्तावित है, ये सभी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वर्ली चित्रकला भारत किस राज्य की लोक चित्रकला है। आपसे पूछा है कि वर्ली चित्रकला भारत किस राज्य की लोक चित्रकला है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य की आदिवासी लोक चित्रकला है। इसे मुख्य रूप से ठाणे और नासिक जिले के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाया जाता है। इसमें गोबर, मिट्टी और चावल के घोल से चित्र बनाया जाता है। महाराष्ट्र में वर्ली चित्रकला प्रमुख है। तो बिहार में क्या है, तो बिहार में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। कर्नाटक में मैसूर चित्रकला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में फल चित्रकला प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में गुड़ चित्रकला प्रसिद्ध है। तो गुजरात में पिथौरा चित्रकला प्रसिद्ध है। ये सभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। आपके सेटों में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आज की वीडियो से टेस्ट है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से आपसे प्रश्न है कि गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। आपसे पूछा है कि गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।